राज्यसभा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का दिया जवाब। बोले, भारत ने कोरोना पर जीती जंग, लेकिन विपक्ष उड़ाता रहा मजाक। चमोली हादसे के बाद जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे घटनास्थल तपोवन बैराज। आपदा राहत कार्यों का लिया जायजा। चमोली हादसे पर आईटीबीपी का आया बयान। चमोली हादसे में 170 लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 15 शव हुए बरामद। चमोली हादसे के बचाव कार्य में तैनात किए आईएएफ के कई विमान और हेलीकॉप्टर। आपदा प्रभावित इलाकों में गिराए जाएंगे राशन के पैकेट। चमोली हादसे के बाद लगातार जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं कई टीमें। श्रीनगर डैम जलभराव क्षेत्र में भी एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस की सर्जरी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने के बाद आई आपदा के बाद बचाव और राहत का कार्य जारी है। आपको बता दें कि अभी तक 10 से ज्यादा शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 150 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है और साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान भी इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। साथ ही इंडियन आर्मी के जवान भी बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि आर्मी के जवानों ने टनल के अंदर रेस्क्यू का काम रात भर जारी रखा। वहीं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जेसीबी मशीनों की मदद से दूसरी सुरंग को साफ किया जा रहा है। साथ ही ऋषि गंगा परियोजना स्थल पर 32 और तपोवन विष्णु घाट परियोजना स्थल पर 121 लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। आपको बता दें कि शवों में से 7 तपोवन क्षेत्र में, जबकि 3 अन्य व्यक्तियों के शव प्रवाह के साथ नीचे मिले हैं। वहीं आर्मी मेडिकल टीम के मेजर एकजोत सिंह ने बताया है कि कल जो 12 लोग बाहर निकाले गए थे, हमने उनको मेडिकल एड दी और उन लोगों की हालत अभी स्थिर है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के चलते बड़ी त्रासदी सामने आई। वहीं इस घटना में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। साथ ही कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बचाव कार्य के लिए सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और भारतीय वायुसेना समेत कई सैन्य बल की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि रविवार को ग्लेशियर टूटने की घटना सामने आने के बाद आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुट गई थी। वहीं एयरफोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया था। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर टूटने के बाद कई इलाकों में जलस्तर बढ़ने की खबर आने के बाद एनडीआरएफ और आईएएफ को संयुक्त रूप से बचाव कार्य अभियान का जिम्मा सौंपा गया, जिसके बाद आईएएफ की तरफ से 3 हेलीकॉप्टर, जिनमें 2 MI-17 और एक ALH ध्रुव को देहरादून में तैनात किया गया है। साथ ही आज तपोवन में आपदा से जिन 13 लोगों से संपर्क टूट गया है, वहीं जिला प्रशासन हेलीकॉप्टर से टूटे हुए गांव के संपर्क वाले गांवों में राशन के पैकेट गिराने की तैयारी में है। वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में रविवार को नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से के टूटने से धौली गंगा नदी में बाढ़ आ गई और परिस्थिति रूप से नाजुक हिमालय के हिस्सों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। आपको बता दें कि इससे निचले इलाके होकर गुजरने वाली नदियों में पानी बढ़ने की आशंका है। लिहाजा यूपी सरकार ने उन सभी जिलों को अलर्ट पर कर दिया है जहां से गंगा नदी गुजरती है। वहीं प्रशासन को नदी के जलस्तर पर निगरानी का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि ग्लेशियर टूटने से अलकनंदा नदी में बाढ़ आ गई, जिससे ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और तपोवन में एनडीपीसी का एक प्रोजेक्ट तहस नहस हो गया। वहीं इस तबाही में कई लोगों की जान चली गई है। साथ ही संपत्ति का भी काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को रविवार को एक आपदा अलर्ट जारी किया गया, जिसमें राहत आयुक्त ने बताया है कि चमोली में ग्लेशियर टूटने से नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका है। लिहाजा यूपी में गंगा किनारे बसे जिलों को हाई अलर्ट पर रहने की आवश्यकता है। वहीं इन जिलों को 24 घंटे स्थिति पर निगरानी रखने को भी कहा गया है।
वहीं चमोली हिमस्खलन के बाद आई तबाही में रैनी पुल बह गया, जिसकी वजह से 9 गांवों का संपर्क टूट गया है। बताया जा रहा है कि आईटीबीपी के जवान जोशीनाथ से सामान्य क्षेत्र रैनी तक राशन डंप कर रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 8वीं बटालियन की टीम लगातार प्रभावित गांवों को राशन पहुंचाने का भी काम कर रही है। वहीं आईटीबीपी के जवान स्थानीय लोगों के साथ लगातार संपर्क में हैं और हर संभव यहां पर मदद मुहैया करवाई जा रही है। उत्तराखंड में हुई त्रासदी में लखीमपुर के 50 से अधिक लोगों के लापता होने की जानकारी मिली है। वहीं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि अधिकारी और कर्मचारी ग्रामीणों से मिलकर मजदूरों के चिन्हित कारण का कार्य कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर समाजवादी महिला विंग का 13 फरवरी को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन सामने आया है। आपको बता दें कि सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर सपा का महिला घेरा ये आयोजित होगा, जिसमें कई मुद्दों पर मौजूदा सरकार का घेराव किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको लखनऊ से, जहां पर समाजवादी महिला विंग का 13 फरवरी को प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन होने वाला है। आपको बता दें कि सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर यह सपा का महिला प्रदर्शन ये आयोजित होगा, जहां पर कई मुद्दों पर मौजूदा सरकार का घेराव करते हुए समाजवादी महिला विंग के कार्यकर्ता नजर आएंगी। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको लखनऊ से। आपको बता दें कि सरोजनी नायडू के जन्मदिन के मौके पर समाजवादी महिला विंग ने 13 फरवरी को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन को लेकर आह्वान किया है, जिसको लेकर आपको बता दें कि इस मौके पर कई मुद्दों पर समाजवादी महिला विंग के कार्यकर्ता सरकार को घेरती हुई नजर आएंगी। तो बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको लखनऊ से। और अब बात दिनेशपुर की करेंगे। आपको बता दें कि दिनेशपुर में एक युवती के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शादी से इनकार करने पर 18 साल की युवती ने अपने प्रेमी के घर पहुंचकर जहर खा लिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची युवती के परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने युवती को मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने फिलहाल शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं युवती के परिजनों ने प्रेमी युवक पर युवती को जहर खिलाकर मारने का भी आरोप लगाया है। साथ ही इसको लेकर परिजनों ने युवती के प्रेमी के खिलाफ थाने में तहरीर भी दे दी है। युवक के ऊपर कार्रवाई करने की यहां पर परिजनों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है। वहीं आरोपी प्रेमी घटना के बाद से ही फरार बताया जा रहा है। कल रात्रि में यहाँ दुर्गापुर में एक लड़की है, उसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है। उसके द्वारा जहर खा के आत्महत्या कर ली है। उसके शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और उसमें जांच करके जो भी उसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कल इस बीच बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। जेसीबी की मदद से टनल के अंदर रास्ता बनाने की जवानों की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। मलबा भरने से
बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानियों का भी जवानों को सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 25 लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर भी निकाल लिया गया है। जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर दूर पेंगोंग गांव के ऊपर बहुत बड़ा ये ग्लेशियर टूट गया था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि धौली नदी में भी बाढ़ आ गई थी। इसके बाद हिमस्खलन हुआ और साथ ही ग्लेशियर की बाढ़ के चलते ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भी भारी यहां पर नुकसान हुआ था। और ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता राम गोपाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम गोपाल, चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल आफरीन, जैसे कि श्री गंगा में जो ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद जैसे ही अब जो रेस्क्यू चल रहा है, कहीं ना कहीं शव भी बरामद हो रहे हैं और कुछ हालात फिलहाल जो ऐसे हैं कि जो दूसरा टनर था उसको जो है जेसीबी द्वारा खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारी जो एजेंसियां हैं, वो टीम है, वो पूरा प्रयास कर रही है। अभी तक जो है फिलहाल हालात जो है वो सामान्य है। जी राम गोपाल, बताया जा रहा है कि कई गांवों से संपर्क भी टूट गया है, तो उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, जो स्थानीय प्रशासन है और जो वायु सेना के जो जवान है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं हेलीकॉप्टर द्वारा। कहीं ना कहीं हर संभव मदद के लिए जो है प्रशासन भी जो है सतर्क है। आफरीन जी राम गोपाल, कितने लोगों के अभी तक शव मिल चुके हैं, कितने लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हो चुकी है? आफरीन, अभी तक 8 लोगों की जो है पुष्टि हो पाई है। हालांकि प्रशासन जो है अभी भी रेस्क्यू कर रहा है। कहीं ना कहीं अभी जिन लगभग जो है आधा दर्जन से अधिक गांव के जो संपर्क जो टूटे हैं उन पर भी जो है प्रशासन नजर बनाए हुए कहीं ना कहीं वहां तक भी राहत सामग्री जो है पहुंचा रहा है। जी राम गोपाल, क्या आपकी किसी बड़े अधिकारी से बातचीत हुई है, उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, अभी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो है इस पूरे प्रकरण में जो है स्पष्ट जो है जवाब नहीं आ पाया है। जैसे ही कुछ ऐसी स्थिति में जो बात हो पाती है तो बिल्कुल संपर्क किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम गोपाल, अपनी नजर बनाए रखिए। और अब बात रामनगर की करेंगे। आपको बता दें कि रामनगर में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के चलते फलदार वृक्षों का अवैध रूप से कटान किया जा रहा है, जहां पर ग्राम चोर पानी में कुछ लोगों ने दिन दहाड़े आम के हरे पेड़ों को खुलेआम काटने की सूचना दी थी। सूचना पाकर पुलिस, उद्यान विभाग और वन विभाग के अधिकारी आनन फानन में मौके पर पहुंचे। वहीं बगीचे में मौजूद पेड़ काट रहे एक व्यक्ति ने अनुमति लेने की यहां पर बात कही, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा के रेंजर विपिन डिमडी से मौके पर बातचीत की, तो रेंजर ने अनुमति देने की बात कही। तो वहीं मौके पर मौजूद उद्यान अधिकारी अर्जुन सिंह फरवाल ने बताया है कि वन विभाग के जरिए उनसे कोई जानकारी नहीं ली गई है। अधिकारियों के विरोधाभास बयान के चलते रामनगर क्षेत्र में खुलेआम बगीचों का कटान करने के साथ ही नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, इन्वॉल्व तो जहां से परमिशन मिली है वहीं होगा, क्योंकि फलपट्टी वाला जो विभाग है, फल उद्यान, उसने कोई इसमें टेक्निकल रिपोर्ट नहीं दी है अपनी। पेड़ों को काटने के लिए किन उनसे गुजरना पड़ता है? ये 3 से, वन विभाग से, तहसील विभाग से और फल उद्यान से, तीनों की रिपोर्ट होगी संयुक्त, तभी जाके पेड़ काट पाएंगे आप। जहाँ ये मौके में मैं आया हूँ, यह जो पेड़ कटे हैं यह उद्यान विभाग के अधीन शासनादेश के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि शासनादेश में 2 किलोमीटर तक की अपराध रोकने की व्यवस्था या अपराध में उनका नियंत्रण का अधिकार प्रभागीय वनाधिकारी महोदय को है। ये जो इन्होंने परमिशन दिखाई, आपने भी देखी, क्या ये वैध परमिशन है इनके पास? नियम तो प्रभागीय वनाधिकारी के पास यदि इनके द्वारा किसान द्वारा पत्राचार किया गया तो तकनीकी जानकारी उद्यान विभाग से जरूर ली जानी चाहिए थी। इन पेड़ों की जो परमिशन है, ये कॉर्बेट के संस्तुति के बाद जो है हम इन पेड़ों की परमिशन देते हैं, हमारा डिपार्टमेंट देता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और उसकी परमिशन है। मौके पर आकर के जो है देखा गया कि जो है पेड़ जो है जो जिनकी परमिशन थी वही कटे हैं, बाकी उसके अलावा नहीं कटे हैं।
ये चोरपानी में जो बगीचा घटा है, यहाँ ठेकेदार जो जिसका नाम दिलशाद है, उसके प्रभागीय वन अधिकारी की परमिशन दिखाई गई है, जिसकी सत्यता जांच करने के लिए अधिकारी को सूचित किया गया है और मौके पर आने के लिए कहा गया है। अगर जांच में जो चीज़ें अगर परमिशन के अनुसार होगा तो देखिए, अगर अवैध तरीके से पाया जाएगा तो इनमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और इनके खिलाफ। इसी बीच बड़ी खबर चमोली से सामने आ रही है, जहां पर संपर्क टूटने वाले गांव में हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से मेडिकल और रोजमर्रा की चीजें पहुंचाई जाएंगी। साथ ही केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का यहां पर निरीक्षण भी किया है और साथ ही फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करना। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि ये सबसे पहली प्राथमिकता है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चमोली से, जहां पर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया है। उनका कहना है कि फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करना सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है। साथ ही आपको बता दें कि जिस गांवों में इस आपदा के बाद संपर्क टूटा है, उसको लेकर हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचाने की प्रक्रिया अब प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से मेडिकल और रोजमर्रा की चीजें पहुंचाने का काम जवानों की तरफ से किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, लगातार हमारे जवान 24 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जवान जुटे हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की जावरा से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि लोहारी फंटे के पास 4 लेन हाईवे पर एक पिकअप वाहन पलट गया। वहीं रात के समय अंधेरे के चलते एक बाइक सवार पिकअप वाहन से टकरा गया, जिसके बाद बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि आनन फानन में स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने घायल युवक को मृत घोषित कर दिया है। अभी शाम करीब 7:30 बजे के लगभग एक पिकअप धराड़ से नीमच जा रही थी, जिसमें लहसुन भरा हुआ था। वो पिकअप लोहारी फंटे के पास पलटी खा गई, तो उस पिकअप का जो लहसुन था वो दूसरी गाड़ी में ट्रांसफ़र कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से एक बाइक सवार, जिसका नाम यूसुफ पिता शेर मोहम्मद निवासी अम्बोदिया थाना बिलपाक, ये आया और उस पिकअप से टकरा गया। घायल अवस्था में उसको हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ पर डॉक्टर साहब द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। अभी इस बीच बड़ी खबर झाबुआ से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह पर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि महिला ने जिलाध्यक्ष पर उत्पीड़न करने का यहां पर आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने झाबुआ एसपी कार्यालय में पहुंचकर न्याय की यहां पर गुहार लगाई। महिला के पति ने सोशल मीडिया पर बातचीत का भी ऑडियो वायरल किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं झाबुआ से, जहां पर बीजेपी जिलाध्यक्ष पर गंभीर यहां पर महिला की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह पर महिला का यहां पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर महिला ने झाबुआ एसपी कार्यालय में इस मामले को लेकर शिकायत की है और साथ ही यहां पर न्याय की गुहार महिला की तरफ से की जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि महिला के पति ने भी सोशल मीडिया पर जो बातचीत इनके बीच हुई उसका ऑडियो भी वायरल किया है। वहीं मध्य प्रदेश के सतना में रामनगर थाना के सामने पूजा किराना स्टोर में लगी भीषण आग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि भीषण आग की सूचना मिलते ही रामनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और फायर ब्रिगेड की मदद से 2 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड ने इस भीषण आग पर काबू पाया। साथ ही दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। इसी के साथ अन्य लोगों को भी रेस्क्यू किया गया है। बताया जा रहा है कि घटना सुबह 4 बजे की है और आग लगने का कारण अज्ञात है। रामनगर पुलिस अब इस मामले को लेकर लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है।
वहीं रतलाम के अलोट से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि रात में एक बाइक सवार दो लोगों की टेम्पो से जोरदार टक्कर हो गई थी, जिसमें बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आनंद फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मध्य प्रदेश के सतना में रामनगर थाना अंतर्गत मनकीसर गांव में 12 साल का बच्चा नहर में बह गया। दरअसल बच्चा शौच के लिए गया था, जिसके बाद उसी दौरान नहर में फिसलकर गिर गया। और साथ ही आपको बता दें कि गोताखोर की मदद से नहर में बच्चे की तलाश की जा रही है। और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने वारदात को देखकर लगातार पुलिस 48 घंटे से वहां पर डटी हुई है, जिसको लेकर लगातार इस बच्चे की तलाशी पुलिस की तरफ से की जा रही है। और अब बात करेंगे अलीगढ़ की। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एकत्रित हुए छात्रों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, जहां पर छात्रों ने कैंपस को खोले जाने की मांग की है। आपको बता दें कि छात्रों ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन जितनी जल्दी इस बात को समझ जाए उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। अगर ऑफलाइन सत्र प्रारंभ नहीं किया गया तो उसके परिणाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने कहा कि हम स्टूडेंट्स के हॉस्टल नहीं खोले जा रहे हैं। जब से सेंटर पे भेजा गया तो आप लोगों को पता है कुछ ना कुछ, कभी एनआरसी, कभी CAA, कभी कुछ आ जाता है। बात यह है कि जिस तरह से हमारा बीएड का कोर्स है, टीचिंग का बहुत सारा नुकसान हो गया, उसी तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम इतने ज़्यादा अमीर घरानों से नहीं आते हैं भाई, इनके घरों में तो लाल किले बेच के पैसे आ जाते हैं, हमारे घरों में नहीं आते हैं। तो मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहूँगी कि बहुत कम समय में और बहुत मतलब छोटे से वक्त में ये समझ जाएं कि बहुत मुख्तसर मैं इनसे ये कह रही हूँ कि बहुत जल्द अज जल्द यूनिवर्सिटी को ऑफलाइन क्लासेस कमेंस करने का बंदोबस्त करें, अदरवाइज इनके परिणाम जो होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। इन्होंने जो 3 चीज़ें रखी खास तौर से, इनका कहना है कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज है हमारे ऑफलाइन से आ जाए, हमारी जिसकी हमें जब तक हो रही है। दूसरी जो खास बात है वो कह रहे हैं कि हमें हॉस्टल में रहने की इजाज़त दी जाए, खासतौर से लड़कियों को, क्योंकि लड़कियाँ बाहर रह रही हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ये 2-3 चीज़ें लेकर के लड़के आए हैं और इसमें कुछ हमारे सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस को हम लोग पूरी तरीके से फॉलो करते अब तक चले आ रहे हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में थाना बीटा 2 क्षेत्र के अल्फा 2 में MP के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चचेरे भाई और भाभी के दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया है। वहीं पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के सामान और कैश सहित एक बाइक और अवैध असला भी बरामद किया है। कौशाम्बी में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जहां पर बदमाश दिन दहाड़े लूट की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला कोखराज कोतवाली क्षेत्र के भरवारी नगर पालिका से आया है, जहां पर रेलवे कर्मचारी की पत्नी को घायल कर 2 बदमाश लूट की घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। जिसके बाद सूचना मिलने पर SP अभिनंदन CO सिराथू भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में लगातार जुटी हुई है। घटना ये सर, मैं ड्यूटी में गया था सुबह। हाँ। इनकी रही तबीयत खराब जी, ये गई दवाई कराने, फिर दवाई करा के जैसे गए ये दरवाजा भूल गई थी बता रही, तो नीचे से बंद किया था। जैसे कि ये अंदर घुसे वैसे जो है देखे तो अलमारी उधर 2 आदमी भिड़े, तो ये जो है उनके चुनाव चक्कर में जो है हाथापाई होगी, उनके पेट में लात मार दी तो मुंह से ब्लड निकल गए। कितना पैसा ले गए? उसमें था सर हमारा अभी मैं लेके आया हूँ 85,000 कल शाम के। अच्छा। और गुल्लक में 9-10 हजार था। दवा करवाने गए, दवा करवा के फिर मैं वहाँ से वापस आई, मतलब गेट घुसते ही एक अलमारी के सामने खड़ा था, मतलब अलमारी में चर्चा कर रहा था, मुझे नहीं पता।
अब एक गेट के सामने एकदम खड़ा था सर, और वो पता है फिर हम मुझसे बोले तुम क्या करो, कौन हो, वो हमें धक्का दिया बहुत जोर से सर। फिर हमें मतलब हम गिर गए बहुत जोर, मेरे बाबू मतलब बाल पकड़ लिया था, फिर सर उसने मुझे लड़ा दिए दीवार, फिर माए मुझे। और अब खबर वाराणसी से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने सर्किट हाउस सभागार में विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों को जल्द पूरा करने को लेकर निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने घरों में कुकिंग गैस पहुंचाने के लिए भी जागरूकता कैंप लगाने को कहा है। तो सीएम योगी ने कहा है कि कुकिंग गैस से सस्ती और सुरक्षित होती है। सीएम योगी ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सारनाथ जैसी वारदात दोबारा न हो। उन्होंने पुलिस से मामले में कठोर कार्रवाई करने को भी कहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देख रहिए लोकमंच।